जी मैम, हो गया। हो गया। जी मैम। चले, अच्छा ये क्या हो गया। हाँ चलो तो शुरू करें अब। जी जी मैम। जी मैम। तो कल परसों बात खत्म हुई थी हमारी, मेल पर आकर खत्म हुई थी, है ना। एक जी चर्चा भर कर ली थी हमने मेल की, जी कि मेल क्या है ना। उसके बाद जी ये था मैम। कि राग की बात आज की जाएगी। राग की बात ही हम करेंगे मुख्य रूप से, लेकिन थोड़ी सी राग के पहले, जाति है नहीं आपके उसमें, लेकिन थोड़ा सा 2 लाइन जरूर उस पर बात हो जाए, उसके बाद राग पर आ जाए। तो जी जाति के बारे में क्या कहना। जाति शब्द तो पता ही है किस किस अर्थ में सामान्य उसमें प्रयोग होता है, वर्गों को बांट देने के लिए। जब कोई चीज हमारे पास ज्यादा सामग्री होती है तो हम उसके ग्रुप्स बनाते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स जो है उनको जाति कहा गया। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन भरत ने जाति को किस अर्थ में कहा। जो मूर्छना की परिभाषा, ग्राम की परिभाषा पढ़ी थी ना, जी ग्राम, ग्राम की परिभाषा पढ़ी थी। ग्राम स्वर समूह स्यान मूर्छना देह समाश्रया, ये पढ़ी थी ना। जी जो मूर्छना आदि को आश्रय देने वाला है, ऐसा स्वर समूह ग्राम। ये भी बात हम यहीं पे अभी उल्लेख कर दें कि भरत ने स्पष्टतया राग का कोई विवेचन, वर्णन, विस्तार नहीं दिया, किंतु ग्राम के 7 रागों की चर्चा उन्होंने भी कर दी थी, बहुत उसका विश्लेषण नहीं किया। लेकिन जाति पर जब आते हैं तो उन्होंने क्या ग्राम में ही बता दिया था कि मूर्छना आदि को आश्रय देने वाला, इसीलिए उन्होंने 7 रागों की भी बात कही, यानी कि 7 आधार स्वर जो षड्ज ग्राम के थे, केवल उन्हीं की बात की है। वहां पर उन्होंने भी मध्यम ग्राम को बिल्कुल छोड़ दिया, उसके स्वरों के बारे में बात नहीं की। तो जाति किसे कहते हैं। जा इति, जा मतलब जन्म पाना, अनुजा होता ना पीछे जिसने जन्म पाया वो छोटी, अग्रजा आगे जिसने जन्म पाया वो बड़ा। तो जा का केवल मतलब है जन्म पाना। तो जा इति मतलब जिसने जन्म पाया है ग्राम मूर्छना आदि से, वो है जाति। जा इति जाति। फिर दूसरे अर्थ में इसको इस तरह से भी बखान किया गया, मध्य युग आते आते तक, मध्यकाल आते आते तक इसको बखान गया, नहीं जाति जननी है। सुन रहे हैं ना। जाति, जाति जननी है, जो रागों को जन्म देने वाली, जा इति जन्म देने वाली है। जो जब हमारे सामने राग आए, जब रागों का विस्तार हुआ, जब रागों को वर्गीकृत करने की बात आई, तो उस उद्देश्य में उस समय पर भी एक बार जातियों को याद किया गया। किस नाम से कि ये जाति जो है ये जननी है, इसने जन्म दिया है रागों को। जन्मना, जन्मना के अर्थ में जा है ये जाति, ये हो गई जाति। और ये आप इसमें बहुत विस्तार में जाना नहीं है, 7 शुद्ध जातियां हैं और 11 संसर्ग जा जातियां हैं, ये तो इसमें नहीं जाना। इनसे हम आके निकल करके आते हैं राग में। हम जिनकी बात करेंगे आपके उसमें सिलेबस में राग है शब्द, ठीक है। तो जातियां बनी, जातियों से आगे जाति गायन के बाद राग गाने की परंपरा चली, जहां भरत का कहीं कोई लेना देना नहीं था। भरत के समय में इसकी कोई बात नहीं थी, तो इसका कोई विश्लेषण नहीं हुआ। जैसे ही हम सुनते हैं राग शब्द, तो 2-3 बातें दिमाग पर आती हैं। इसका सामान्य अर्थ क्या हो सकता है, कि किस अर्थ में आजकल हम राग शब्द को और इस्तेमाल करते हैं, संगीत के अलावा भी। संगीत के अलावा भी हम राग शब्द को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। राग मतलब प्रेम। हाँ, राग अनुराग विराग, जी है ना। मैम। हाँ, जी तो उसी के फिर संज्ञा बन जाती है, क्रियाओं से संज्ञा बना करके वैराग्य, विराग, अनुराग, प्रतिराग। चलिए, तो राग और द्वेष, ये द्वेष का भी विलोम हो जाता है। राग मतलब स्नेह, राग मतलब प्रेम, यानी कि राग मतलब एक भाव, ठीक है। राग मतलब एक भाव, और जहां पर भाव की बात आती है
वहां पर इसीलिए जब इसका वो जो बताया था ना कि यो असौ धुनि विशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषिता रंजको जनचित्ता नाम सा राग कथितो बुधई, ये बताया था। यस तो मैम। वहां पर रंज शब्द आता है, कहते रंग देने के अर्थ में, व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में इसको बताते घई प्रत्यय लग करके रंज धातु में, रंग देने के अर्थ वाली रंज धातु में घई प्रत्यय लग करके शब्द बन जाता है राग। इसका मतलब होता है रंग देना, किसी चीज को सुंदरता से भर देना, किसी चीज को प्रसन्न कर देना। तो इसका संबंध किससे जुड़ा? हमारे मन, बुद्धि और चित्त से। जब हम किसी से ये कहते हैं हमें उससे अनुराग है, तो हमारा कहाँ से बात जुड़ती है? मन से। ध्यान दीजिएगा, जी कभी भी जब इनको जोड़ते हैं तो किससे जुड़ता है शब्द? मन। और मन क्या है? हमारे अंदर की क्या चीज है मन? चेतना। चेतना नहीं है। जी मैम। तो फिर चित्त क्या है? मैम मन चित्त तो एक सिमिलर में यूज किए जाते हैं। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं यूज करना। अच्छा, फिर बुद्धि क्या है? हाँ। हमें लगता है आलोक ही पड़ता है, बाकी सब लगा करके स्क्रीन पे गायब हो जाते हैं। नहीं मैम, नहीं मैम मन सभी लोग हैं यहाँ पे। तो ही लोग इस हैं। तरीके से भी ले सकते हैं कि भावनाएं, कहते हैं कि हाँ, आज जरा मन को भावनाओं से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस अर्थ में भी, क्योंकि अच्छा कहते हैं देखो, हम कोशिश करते हैं बताने की। ना। यस। मन जो है एक्चुअली ये एक हमारे अंदर की, ये कोई अंदर कोई एक तत्व नहीं है, एक स्थूल कोई अंग नहीं है हमारे अंदर। बुद्धि तो हमारी है, ब्रेन का तो है एक स्थूल हिस्सा हमारे पास, लेकिन मन का कोई एक स्थूल हिस्सा हमारे पास नहीं है। मन एक तरंग है, मन एक हमारे अंदर की क्रिया है। मन हमारे अंदर बड़ी तीव्र गति से, इसी कहते हैं मन की जो तरंग है वो इतनी तेज होती, किसी भी गति से भी तेज होती, कहते हैं ना। तो मन केवल अंदर की हमारी क्रिया है। और ये क्रिया कैसे होती है? हमने रसगुल्ला देखा या नहीं भी देखा, यूं ही बैठे हैं, हमारा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, हमारा मन कर रहा है लड्डू खाने का, पानी के बताशे खाने का। तो मन का क्या हुआ? इसमें केवल उसने एक रसना जो थी, उससे जुड़ी हुई चीज जो हमारी धृति में थी, हमारी बुद्धि से थी, स्मृति के बॉक्स में पड़ी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जी स्मृति के बॉक्स में पड़ी हुई थी, उसने वहां से कुछ हलचल की। और तब हमारे चित्त को उसने कहा कि इसको जरा सजेशन दो। तो उसने सजेशन दिया, निर्णय नहीं लिया। निर्णय चित्त ले लेता है, निर्णय बुद्धि ले लेती। बस उसने कहा कि ये देखो, स्मृति वाला बॉक्स जो है ये है, धृति वाला बॉक्स ये है। चित्त भी कैसे बनता है? तीन चीजों से, धृति स्मृति, नहीं सॉरी, दो, धृति और स्मृति से मिलकर के चित्त बनता है। जो कुछ भी अपने में हम ले, इसीलिए बुद्धि को क्या कहा गया है? धी। और वही धृति है। जब इससे भी ऊपर उठ करके हम निर्णय की क्षमता हमारी बढ़ जाती, तभी अगर हमारे बुद्धि ने दिमाग चलाया, उसने कहा नहीं ऐसा बहुत तेज भाग रहा है ये मन, तो नहीं, पानी के बताशे नुकसान करेंगे, नहीं गलत बात, उसने सजेशन दी। क्योंकि उसका कुछ अनुभवों का भी उसने स्टोर कर रखा था कि पूर्व में हमने खाया तो ये पानी के बताशे हमें नुकसान कर गए थे। तो मन क्या हुई? एक क्रिया हुई। उस क्रिया ने उसके और ऊपर बैठे चित्त को, जो कि धृति और स्मृति को लेकर के अपने साथ बैठा हुआ है, उसने विचार किया और उसने फिर से आदेश दिया, नहीं ऐसा नहीं, बहुत जल्दी तुम भागते हो, रुको इधर, रुक जा। और बुद्धि इन सब की मास्टरपीस और ऊपर बैठे रहती है, अंत में अपना निर्णय देती है। कई बार जब हम ऐसे कुछ काम करते हैं तो कहते हैं हमारा मन ऐसा कह रहा है कर ले, लेकिन बुद्धि कह रही कि ना करें। ऐसा आता है ना कई बार, बुद्धि जी कह रही ना करें, क्योंकि बुद्धि के पास बहुत सारा स्टोरेज है। बुद्धि के पास बहुत सारा स्टोरेज। मन जो है वो केवल एक तरंग है, अदृश्य तरंग है, ना दिखने वाली तरंग है।
केवल एक तरंग है। इसीलिए राग जैसे शब्द जो है ये मन, बुद्धि और चित्त, इन दोनों, इसीलिए एक शब्द और भी आप लोग सुनते रहे होंगे, कभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सच्चिदानंद पढ़ा है ना शब्द। जी मैम। तो वहां पे मन से कहाँ हम प्रसन्न करते भगवान को, आनंद कहाँ मिलता है हमको, हमको मन को अच्छा लग रहा है तो हम उसको कह देते लौकिक संगीत है, वो लोक संगीत है। गांधर्व और गान में भी पढ़ा होगा ना जी कि गांधर्व जो है वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर के लिए, उसके गुणों का गान करने के लिए, और गान जो है वो जनमन रंजन के लिए है, हमारे मनोरंजन के लिए है। तो मन क्या हुआ, थोड़ा स्थूलता के स्तर पर आता है बड़ा तेज, चलता बहुत तेज है। और यही बहुत बार ऐसी तरंगे इसकी उठती हैं कि कभी कभी ये तरंगे उठ करके चित्त को भी आवृष्ट कर लेती, ढक लेती हैं, और उसके ऊपर बुद्धि को भी आवृष्ट कर देती। फिर वही इंसान कर बैठता है जो मन करता है, जो मन करता है। वो वहां की स्टोरेज की बात भी नहीं सुनता, जो हमारी धृति है, हमारी जो स्मृति का बॉक्स है, धृति धारण करती चलती है तुरंत तुरंत आपकी चीजों को, और स्मृति लेकर के उनको अच्छी बुरी हर चीज आपकी स्मृति में, कुछ रह जाती, कुछ 10 साल रह जाती, कुछ 8 साल रह जाती, कुछ 6 साल रह जाती। तो वो स्मृति का बॉक्स आपका कितना बड़ा, कितना मजबूत, कितना अभ्यास से आपने उसको बनाया है, उस पर निर्भर करता है। तो ये होते मन को रंग देने की बात। ये शब्द केवल एक है रस कौमुदी में श्रीकंठ जी का ही है, केवल उन्होंने ही केवल अपने उसमें मन को रंग देने की बात का बड़ा ज्यादा योग दिया है। जनमन रंजन की बात को बहुत उन्होंने जोर दिया, थोड़ा बाद के थे शायद इसलिए होंगे। चलो, तो ये हुआ राग का रंजक रूप, जो हमारे मन को, हमारे भावों को, हमारे हृदय को, उससे भी ऊपर हमारी आत्मा को, वो जो चित्त बैठा है अंदर, जो परमात्मा का अंश बैठा है, उसको भी जो प्रभावित कर देता है, उसको राग कहते हैं, उसको राग कहते हैं। तभी वो आनंद तो हम दे पाते हैं, तभी तो उसको गा करके हम आनंद दे पाते हैं, दूसरों को भी और खुद को भी। तो ये रंजकता को धारण करने वाले हमारे खुद तत्व क्या क्या हो गए, रंजकता को धारण करने वाले तत्व हो गए हमारे स्वर, ताल, राग, गीत, वाद्य। क्लियर है? रंजकता को जो खुद धारण करते हैं वो है स्वर, ताल, राग, गीत, वाद्य। भाई राग के पास और है क्या, राग है क्या? इन्हीं को लेकर के तो बनता है, इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ता है। और इनमें ये जो रंजक तत्व है, स्वर में, राग में, ताल में, गीतों में, शब्दों में, वाद्यों में, ये रंजकता उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, वो क्या चीजें हैं? वर्ण, बोलिए, अलंकार, गमक, स्थाय, और सबसे महत्वपूर्ण काकू। इन्हीं से तो हम प्रभाव डालते। हम स्वर से प्रभाव डालते हैं क्या? हम केवल स्वर से प्रभाव डालते हैं क्या? नहीं मैम। केवल ताल से भी डालते हैं क्या? नहीं। केवल शब्द बोल देंगे गीतों के तो उससे डालते हैं क्या? केवल इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाएगा या यूं ही छेड़ दिया जाएगा, प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं। इनमें जब हम वर्ण का, हम अलंकारों का, हम अलंकरणों का, हम गमक को, हम उसकी प्रकृति को समझकर और मुख्य भाव काकू को लेकर के हम जब ये इसमें रंजकता पैदा कर देते हैं ये लोग, तब वो जा करके प्रभावशाली बनता है राग। उसको हम कहते हैं राग। अलग अलग लोगों ने राग की परिभाषा किस प्रकार से दी, भरत ने कोई परिभाषा नहीं दी। बृहदेशी में आपको बता चुके, यो असो ध्वनि विशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषिता रंजको जन चित्ता नाम, इन्होंने चित्त शब्द लिया है, अधिकतर लोगों ने चित्त लिया है। रंजको जन चित्ता नाम साराग कथितो विधई, ये बृहदेशी में बता दिया मतंग जी ने। फिर शारंग देव ने भी ऐसी ही बात कही, रंजना द्रागता भाषा रागांग देर पीष्यते। उन्होंने उसको आगे गिना भी दिया कि भाषा आदि जो रागांग है, इन सब की रंजकता जो प्रभावित करती लोगों को,
रंजन करने में जो रागता आती है, अनुराग जो पैदा होता है, वो राग है। तो राग संज्ञा वाले स्वरूप को रंजन कर देना राग। और इन्होंने भाषा आदि रागों के, इसके मतलब ये लगता है कि इनके समय में भाषांग जो थे, भाषा वाले जो राग थे, भाषांग, क्रियांग, उपांग, ये भेद पढ़े ही होंगे आप लोगों ने 10 विध राग वर्गीकरण में। जी मैम। यस मैम। तो उस समय शायद इनके समय में भाषांग की ज्यादा वो रही होगी, इसलिए इन्होंने भाषांग का नाम लेकर के इसमें कह दिया। फिर श्रीकंठ ने क्या कहा? रम्य ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विराजितः सा रागो गीयते तद गैर मान सरंजकः। वही बात उन्होंने कह दी कि कैसे हो, मन को रंग देने की क्षमता जिसके अंदर हो, ऐसी वो रमणीय ध्वनि जो वर्णों से विभूषित हो, उसको राग कहते हैं। और ये मन को आनंदित करता है। इन्होंने केवल मन शब्द को लिया। इसी तरह सब रहो अहो बल्ले रंजका स्वर संदर्भ हो राग इत्यादि थे, सभी ने मन मेन जो है वो बृहद्देशी वाली बात को लगभग सबने दोहराया है। बृहद्देशी वाली बात को लगभग सबने दोहराया। तो ये हो गया राग। राग का क्या रूप है, किस प्रकार राग मन बुद्धि चित्त पे कैसे प्रभाव डालता है, और किस प्रकार इसके अलंकरणों, वर्ण अलंकार, स्थाय काकू और अलंकरण मीण गमक खटका मुर्की, इन सब राग लक्षण पता है? कोई है कि सब गायब हो गए? मैम है सभी लोग। हम है सब लोग। राग लक्षणों के बारे में जानते हैं? किसे कहते हैं राग लक्षण? कौन कौन से हैं, क्या है? ग्रह, अनुन्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, औद्धत्व, औद्धत्व, बहुत शादत्व। बढ़िया। लगता है श्रुति केवल पढ़ रही है, श्रुति नहीं पढ़ी है। श्रुति आपका उसमें हो गया क्या जीआरएफ वगैरह में? मैम ये जीआरएफ के लिए ट्राई नहीं किया, अभी नेट का पेपर दे नहीं पाया मैम अभी एक बार। अच्छा अच्छा। जी मैम, थोड़ी सी तबीयत बीच में गड़बड़ हो गई थी, बैक में थोड़ी इंजरी हो गई थी मैम, इसलिए दे नहीं पाया अभी नेट का। चलो कोई बात नहीं। जी तो मैम। जो जाति के लक्षण बताए थे भरत ने जो जाति के 10 लक्षण बताए थे, आगे चलकर शारंगदेव ने भी उन्हीं 10 लक्षणों को जाति का लक्षण बताया पहले। और चूंकि यहाँ तक आते आते रागों के विस्तार हो चुके थे, लगभग 264 रागों की संख्या भी बताई शारंगदेव ने। इतने राग थे उस समय पे, ये नहीं समझ में आता फिर विद्यारण्य के समय में 14वीं शताब्दी में 50 कैसे बचे। लगता है ना मन में, ये प्रश्न आता है ना कि 264 की संख्या तो उन्होंने बता दी थी। खैर, तो जाति में उन्होंने 3 चीजें और जोड़ दी। यस मैम। संन्यास, विन्यास और अंतर्मा। बहुत बढ़िया। तो इन 3 चीजों को जोड़ दिया। बाकी के जो 10 लक्षण भरत वाले थे, उन्हीं को इन्होंने अपने रागों के भी 10 लक्षण मान करके आगे का विश्लेषण किया। तो सबसे पहला आता है ग्रह। ग्रह, ग्रह का अर्थ क्या है? ग्रहण करना, प्रारंभ करना, उद्भव स्थान जहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो जिस स्वर से राग का प्रारंभ होता था, आज की भाषा में क्या होता है, उसको ग्रह स्वर कहेंगे। लेकिन प्राचीन समय में, जब से भरत के समय से जाति गायन था, तब से हर जाति का, पश्चात काल में हर राग का एक ग्रह स्वर अपना निश्चित होता था। वो कैसे निश्चित होता था? कोई चलाएगा दिमाग, बताएगा कैसे निश्चित होता था? मैम इसके बारे में पता तो नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे लगाओ। मूर्छनाओं के स्वर निश्चित हुआ करते थे, क्या इस हिसाब से? मैम हाँ, ग्रह स्वर बिल्कुल। जहाँ से कोई चीज स्टार्ट करनी है या ऐसा कुछ करना है। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं करना बेटा, जहां से स्टार्ट ही करना बस। हाँ, जहां से शुरुआत करनी है वो तो ग्रह हो गया। मैंने कहा कि ऐसा
क्यों होता था, क्या हर एक का बदलता था, ग्रह की बात ऐसी क्यों आई कि इसका नाम क्यों लेना पड़ा? इसलिए क्योंकि ये जो श्रुति ने बताया, मूर्छना जो थी, वो प्रत्येक मूर्छना हमारा जी एक सप्तक हुआ करता था, वो हमारी पहचान होती थी। आज भी देखो, ध्यान करो, जब हम पढ़ते हैं तो भैरव की हम जाति पूछते हैं, हम मारवा की जाति पूछते हैं, हम मालकौंस की जाति पूछते हैं ना। जी तो उसको ये जानने के लिए आज हमने केवल जाति से ये अर्थ लगा लिया कि कितने स्वरों का समूह है, इसमें कितने स्वर लगेंगे। आरोह और अवरोह की गति से जाति बताते हैं। वक्र संपूर्ण, औड़ो साड़ो, साड़ो साड़ो, संपूर्ण संपूर्ण, इस तरह से बताया करते हैं। आरोह और अवरोह में लगने वाली स्वरों की संख्या के हिसाब से जाति बताते हैं। और उसमें कोई प्रारंभ करने वाले हमारे यहाँ कोई निश्चितता ऐसी आजकल नहीं है। उस समय पर गृह स्वर की होती थी कि जो जिस मूर्छना से उद्धृत जाती है, आगे बढ़ी है, उसके उस स्वर को प्रमुख, नेचुरली प्रमुख होगा जब उसका इस प्रयोग ज्यादा होगा, तो उस स्वर से ही उसको शुरू करने का ये विधान ही था, ये आजादी नहीं थी। जैसे आज यमन शुरू करने के लिए आप गानी, वादी संवादी यही है ना, तो गानी से ही थोड़ी शुरू करते हैं। यमन को शुरू करने के लिए कुछ बंदिशें आप देखिए गा से शुरू हो जाती है, कुछ बंदिशें नी से भी शुरू हुई हैं, कुछ बंदिशों में हम लोगों की गतों में गा में भी सम आया है, पा में भी आ गया है, अब पा तो नहीं आना चाहिए, ऐसी भी बंदिशें हैं। तो ये थोड़ी स्वतंत्रता हमारे पास ज्यादा है। उस समय अमुक जाति गायन होना है या अमुक राग गाया जाना है, तो उसका ग्रह स्वर, उसकी पकड़ वाला स्वर निश्चित स्वर होता था। जिस स्वर से हम उसकी शुरुआत करते थे वो निश्चित होती थी। वो चाहे श्रुति गाए, चाहे राहुल गाए, चाहे आलोक गाए, सबको उसी स्वर से ग्रह स्वर उसका निश्चित है। आज निश्चित नहीं है। और एक तरह से और देखो, दूसरी दृष्टि दौड़ाओ तो शायद निश्चित भी है। हमें तो अक्सर करके ये लगता है, गाने वाले भी और शायद बजाने वाले भी, कि सा स्वर प्रोमिनेंट है आज, जी तो मैम। जी है या नहीं? है यस सर, यस मैम। हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा अभी भी मन में आ गया कि सा स्वर जो है, शायद सब लोग शुरुआत सा से ही करते हैं, यस मैम। है ना। फिर बंदिश की शुरुआत में भिन्नता पाई जाती है, मिलती है, नो डाउट, बिल्कुल मिलती है। लेकिन शुरुआत तो शायद हमें लग रहा है आज अगर कहें तो एक ये खुराफात तो नहीं है, लेकिन एक दिमाग में आ रही है कि हर राग का ग्रह स्वर सा है, षड्ज है। जी जी चल, तो तो ये हुआ ग्रह स्वर। दूसरा है अंश। अंश को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इसका नाम जब वादी बताया था भरत ने, तब भी इसका नाम उन्होंने लिया है। तो दो बातें जैसे लग रही हैं कि अंश स्वर क्या है, कि स्वर को कहेंगे जो अधिक इस्तेमाल हो रहा किया है, जाता जिसका अधिक प्रयोग किया जा रहा है। तो उसको और क्या कर लेंगे, कैसे मान लेंगे? जैसे यमन में गांधार का भी अधिक प्रयोग है, निषाद का भी है, छोड़ नहीं सकते निषाद को, और वादी संवादी भी है ये। तो उन्होंने कहा यो यदांशः सा तदा वादी, माने अंश कितना प्रमुख है कि वादी बताने के लिए भी उन्होंने अंश को ले लिया। उन्होंने कहा वादी वही है, स्वर जो समझ लीजिए अंश है। जब जो स्वर, वादी स्वर कौन होगा? जब जो स्वर अंश होगा, यो यदांश सा माने वह स्वर, तदा माने तब, वादी भी कहलाएगा। वादी भी कहलाएगी। से दो के एक ही चीज है, लेकिन बताने के दो तरीके। श्रुति, अभी यहाँ पर श्रुति है, अपने ससुराल में बहू है, मायके में वहां की बेटी है, हो सकता है मम्मी पापा की गुड्डू बबली रिंकी चिंपी हो, ये रूप अलग है, चीज एक है। तो स्वर वही है, कौन सा? जिससे हमने प्रारंभ किया था। ध्यान दीजिए, जी मैम। जिस स्वर से हमने प्रारंभ किया था वो स्वर ही अंश स्वर बनेगा, और वो स्वर अंश बन रहा है इसलिए वो ज्यादा बोलेगा, तो वो वादी भी बनेगा। ऐसा क्यों कहा? अंश शब्द कहना क्यों जरूरी था?
अंश स्वर कहना, क्योंकि अलग से भी अंश के 10 लक्षण बताए गए, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। केवल अंश के भी शारंग देव ने अलग से 10 लक्षण बताए हैं, पढ़ा है? पढ़ा है आप लोगों ने? मैम ये नहीं पढ़ा। हम ये नहीं पढ़ा। अच्छा तो पहले अंश समझ लेते हैं। एक शब्द आता है ईश्वर अंश जीव जीव अविनाशी। अविनाशी। ये तो हमने उस दिन भी बोला था ना, हम इसको अक्सर जी। कोट करते हैं। ईश्वर तो बहुत बड़ा हो गया, कोई उसकी असीम है, अनंत है ना, अगम है, अगोचर है, कुछ नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन है सब कुछ। और उसका जो अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है, पुरुष तत्व बनकर मेरे अंदर बैठा है, वो इस देह को, जिससे ये सारा कार्य व्यापार हम चला रहे हैं, सारा कार्य व्यापार हम जिस देह से चला रहे हैं, उसको चलाने वाला कौन है? वो अंश। ये उदाहरण मेरा समझ में आया जी मैम। Yes, ma'am. है ना, कि उस परमात्मा का हम कितना छोटा सा एक अंश है। एको हम बहुश्यामः, पूरी दुनिया रच दी उसने। उसने एक इच्छा करी परमात्मा ने, वो पूरी दुनिया रच डाली, इतने सारे अंश हो गए, लेकिन हर अंश अपने में पूर्ण है। राहुल, हर यस अंश मैम। जी अपने में पूर्ण है। जी मैम। आप लोगों को ये तो नहीं लगता कि ये उपनिषद वगैरह के वाक्य क्यों कोट करती है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा, ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। क्या हुआ? ये पूर्ण है, वह पूर्ण है। यह कौन? यह कौन? अंश। ओम। अंश। पूर्ण है, वह पूर्ण है। यह पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, और पूर्ण से यदि पूर्ण को हम ले निकाल, शेष रहता फिर भी वह पूर्ण है। क्लियर हो गया? जी मैम। अंश क्लियर हुआ? ये है अंश। जी मैम। अब इसके लिए बृहस्पति जी ने एक शब्द, एक मिनट, एक शब्द बृहस्पति जी ने इसके लिए और दिया, जीव स्वर। बोले ये तो अंश वो है कि ये जीव है। इतनी लंबी जो हमने व्याख्या कर दी इसकी, इसीलिए कर दी कि ये समझिए क्या है, जीव है। किसका? राग का, प्राण है। बृहस्पति जी ने कहा प्राण है ये राग का जीव स्वर है, राग का प्राण स्वर है। ये अंश इतना महत्वपूर्ण है। अब ये क्या करता है, इसके लक्षणों में शारंग देव ने जो बताया, हम बड़े संक्षेप में आपको बता के आगे बढ़ जाते। जो गीत में रक्ति का अभिव्यंजक होता है, रक्ति मतलब लिप्तता, रक्ति का अभिव्यंजक होता है, जिसके संवादी अनुवादी स्वरों का गीत खंड में प्रचुर प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, संवादी और अनुवादी स्वरों का प्रचुर प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है ना? जी मैम। जी मैम। अगर गा वादी है हमारा, तो उसका संवादी क्या बना? निषाद। निषाद बना। तो अगर गांधार हमारा वादी है, तो अब ये किसी भी सप्तक में जाए, किसी स्थान में जाए, ये वादी भी बनेगा। और हम मध्यम को भी, अगर अगले स्वर को भी छूते हैं, ऋषभ को भी छुएंगे, तो ये स्वर संगति गा के आप लोग बता सकते हो। रेगा रेमा गा लेकर के ठहरेंगे, नीरे गा से ठहरेंगे, नीधा नीरे गा पे आके ठहरेंगे, है ना? जी। गामा धा मापा गामा गा ठहरेंगे। तो गा पे क्या कर रहे हैं हम? उसको न्यास। प्राण दे रहे हैं, उसकी रक्ति बना रहे हैं, उसको अनुवादी भी हम बना रहे हैं, वो वादी भी है और स्वयं संवादी भी किस तरह से अपने साथ जोड़ करके संवादी को भी रखता है। ऐसा ये स्वर जिसमें तार और मंद्र की व्यवस्था तय होती है। किससे तय होती है? अंश से। अंश। तार और मंद्र स्थान की सारी व्यवस्था तय होती है। कैसे तय होती है? ये मंत्र तार में बताइए, यही बता दे चलो। अंश स्वर से तार स्थान में तीसरे स्वर तक, अथवा राग की प्रकृति के अनुरूप चौथे स्वर तक ही विस्तार किया जाना है। तय कर दिया, फिक्स कर दिया, ये बिल्कुल मॉनिटर बन गया, इसने तय कर दिया, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है? जी मैम। इसी प्रकार तार की होगी, इसी प्रकार मंत्र स्थान में भी ये निर्णायक है, ये तय कर देता है कि अंश स्वर से
नीचे मंद्र की स्थिति में, मंद्र के स्थान में जो अंश स्वर है वहां से तीसरे और चौथे के नीचे हमें नहीं जाना है, इससे ज्यादा की गति हमें नहीं देनी। ठीक, जी जी ये अंश ने तय कर दिया। अब क्या तय कर देता है? न्यास, अपन्यास, विन्यास, संन्यास और ग्रह को भी प्राप्त करके सर्वाधिक रूप से अपना पूरा वो लेकर के बैठता है। अभी हमने बताया ना, वही स्वर ग्रह भी होता है और वही स्वर उस राग का समाप्ति वाला स्वर भी होता है। ठीक है, जी तो ये अंश के ये लक्षण हुए। अब आया न्यास, समझ में आया? जी मैम। अब आया न्यास। न्यास, आज किसको हम न्यास कहते हैं राग में? मैम जहाँ जिन पे स्वरों रुका पर जाता बार बार आके हम स्वर संगतियां लेके रुके हैं, वहां पर हाँ आके। हाँ, जिन स्वरों पर हम आकर के बार बार ठहरते हैं, बार बार रुकते हैं, उसको कहते हैं न्यास। ये आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में। लेकिन राग का जो पुराना जो राग का लक्षण बताया गया है, देखो कितना कभी कभी सोचना भी चाहिए इन चीजों पे। जो पढ़ा जाए उससे भी सोचो, कुछ अपने दिमाग से भी उपज करो, तब इसका अच्छा लगता है। कितना उन लोगों ने सोचा होगा, कितना सोचा होगा, कितना विस्तार किया। हम तो अभी सोच रहे थे कि 10 ताट की बात होती है, कहाँ कितने उनके उस समय थाट थे। न्यास की बात, शब्द जैसे कम नहीं पड़ रहे आजकल। आजकल शब्द कुछ कम नहीं पड़ जा रहे हैं। एक ही शब्द का हम प्रयोग करें, वो न्यास है। उनका नहीं, ना हमने व्यवस्था दी है। आज के रागों के गायन में हमने ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं दी। न्यास का अर्थ है विश्रांति। पूर्ण राग की समाप्ति का अंतिम जो स्वर है वो है न्यास। राग की समाप्ति का अंतिम स्वर है न्यास। ग्राम मूर्छना पद्धति में आधार जो होते थे, 7 स्वरों का जो आधार होता था, उसमें एक ही स्वर हो सकता था। आधार स्वर कौन होता था? एक ही स्वर होता था। इसलिए राग की समाप्ति वाले 7 स्वरों में से किसी भी एक स्वर पर उसको हम समाप्त करते थे। याद करिए, सारे गामा पाधा नहीं करते। मूर्छना बनाने में क्या कर लेते थे? नीसा रेगा मापा धा नीधा पामा गा रेसा, जी ऐसे ही जाते हैं ना आरोही Yes. अवरोही हाँ। गति में। तो वो जी स्वर, तो समाप्ति वाला स्वर न्यास। जी अब अपन्यास किसे कहेंगे? अपस्थान कहते हैं मध्यस्थता। मैम जहाँ पे मध्य भाग की समाप्ति होती है गीत के। गुड, ये वो जगह है जहां से पद के मध्य भाग की समाप्ति होती है। जो पद खंड है, जो रचना है राग को जिसमें हम ले रहे हैं, उसके मध्य भाग की समाप्ति हो रही है। आज के अर्थ में अगर इसको जोड़ के देखना चाहे तो जो सूर मीरा तुलसी आदि के पद हैं, जिसमें पहली हमारी छोटी होती है, अर्धाली होती है, बाद की पंक्तियां बड़ी होती हैं, तो इसमें हम कहाँ पर खत्म करेंगे? इसमें हम पहली अर्धाली के बाद वाले को ही मानेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि अंतरह जो होता है उसको हम एक दृष्टि देखते हैं लाइट म्यूजिक में, सेमी क्लासिकल में, यस मैम। जी पता है ना? तो जी जी। मैम जो पहली अर्धाली का अंत जहां पर होगा आज के परिप्रेक्ष्य में, उसको हम अपन्यास कहेंगे। उसमें अगर 4 पंक्तियों को होता तो 2 पंक्तियों, जहां 2 पंक्तियों का समापन होगा जिस भाग में, जिस स्वर में, उसको अपन्यास कहेंगे। अगला आता है अल्पत्व और बहुत्व, इनको एक साथ ले लेते हैं। अल्पत्व किसे कहते हैं? 2 प्रकार से। आप लोग भी बोला करिए थोड़ा। जी मैम। मैम अल्पत्व 2 किसे प्रकार कहते के हैं? होते हैं, हाँ लंघन और अनाभ्यास अल्पत्व। हाँ, अनभ्यास और लंघन द्वारा अल्पत्व। किसी एक का बताइए फटाफट। मैम जैसे किसी भी राग में जिन स्वरों का नहीं, प्रयोग हम बता दीजिए कोई किसी राग का उदाहरण देकर। मैम बिहाग में जैसे होता है आरोह में, हम लंघन हाँ करके जाते हैं 2 स्वर, उसके बाद जब आते हैं तो वो अल्पत्व रखते हैं उसका, जैसे हाँ, ऋषभ अल्पत्व। और। जी बहुत बढ़िया। मापा गामा गा सा लेते हैं, लेकिन रे को जरा सा टच कर लेते हैं, वो अनभ्यास है बेटा, लौटने में। जी यस मैम। मैम, उसको लंघन नहीं कहेंगे। जी उसको जब विभाग में अनाभ्यास लेते हो कैसे लेते हो? तीव्र मा पा शुद्ध गा शुद्ध मा, और गा सा जब करते हो तो मीन के द्वारा रे को टच कर लेते हो। जी मैम। करते हो कि नहीं? जी मैम। टच करते हैं ना, तो वो लंघन नहीं हुआ, वो अनाभ्यास। अनभ्यास हुआ। जी आते समय जब कर रहे हैं विभाग में तो ये लंघन हो गया। जी बहुत बढ़िया। इसी तरह षड्ज को जब यमन में आते समय छोड़ते हैं
तो लंघन हो गया। जी। और पंचम पर जब हम ठहरते नहीं है, लेकिन पास नीधा में नीरे सा वाली स्थिति में सा को भी लेते और पंचम पर भी बहुत नहीं ठहराव जब करते, तो उस समय अनभ्यास हो जाता है। जी। इसी तरह बहुत तो क्या हो गए, अलंघन और और अभ्यास द्वारा। फटाफट बताइए किसी राग का। ये हम केवल आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है सब मशीन की तरह से क्या बोले। जी। हाँ बताइए मैम बहुत में। अभ्यास उल्लंघन का मतलब कि जिसमें जैसे कि यमन में गा, जिसे हम बार बार ही गाते हैं और उसका कभी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हाँ ये तो वादी भी है, और इसके अलावा कोई स्वर मैम पा का भी ऐसे नहीं, लेकिन पा को तो लांग जाते नहीं। हैं, आरोह में लांग जाते हैं। निषाद होता है मैम, निषाद भी है उस पे। निषाद को नहीं छोड़ सकते, ऋषभ भी नहीं छोड़ सकते, ऋषभ नहीं छोड़ सकते जी। सब भी नहीं छोड़ सकते, पारे की संगति करते हैं। पारिक संगत करते हैं, रेगा रेमा गा लेते हैं बार बार, यस नीधा जी। नीरे सा लेते हैं, नीधा नीरे गा पे आके ठहराव दे देते हैं, यस है ना। जी जी। मैम। तो ये हुआ बहुत, तो ये बहुत तो कैसा हुआ, अभ्यास बहुत, अलंघन और अभ्यास उल्लंघन के द्वारा। अभ्यास बहुत। अभ्यास के द्वारा Yes, हम गांधार को कर रहे हैं, और अलंघन के द्वारा हम ऋषभ, पंचम, दैवत वो भी नहीं छोड़ते, इनको ले लेते। अब आता है ऑडो और शाडो, शाडवित और ऑडवित। शाडो का मतलब 6 का समूह। yes, इन्होंने ये शर्त बताई, इसके मतलब कि भरत के समय से लेकर शारंग देव के समय तक, एक्चुअली शारंग देव बोलते हैं हम लोग, बोलना नहीं चाहिए, बोलते हैं शांग देव, ऊपर रेफ लगा करके बोलते हैं, तो शांग देव होता है। शांग देव के समय तक 5 स्वरों से नीचे की कल्पना नहीं थी। क्लियर है। yes, जी राग मैम। 5 स्वर से कम होना नहीं माना गया, नहीं होना चाहिए। लेकिन उस दिन भी हमने कहा था, क्रमिक पुस्तक मालिका में मैंने एक बार देखा था कि इसमें कैसे कैसे स्वरों का इन्होंने क्या संकलित किया है, तो उसमें 4 स्वर वाले भी निकले थे राग, हाँ मैम। कुछ हाँ। बंदिशें। पांडे जी ने हिंडोल को चतु जी मैम। राग हाँ कहा है। हाँ, और भी फिर राग से हैं बोलो। मैम जी। हिंडोल हिंडोल है 4 स्वर का, लोग गाते हैं। हाँ और ये मानश्री है 3 स्वर का, लोग गाते हैं उसको। लोग गाते हैं। हाँ जी। तो ये इन स्वरों को क्या कहेंगे, क्या हिंडोल को क्षुद्र प्रकृति का राग कहेंगे? मैम वो एक्सेप्शन केस में ही आएंगे, उसमें जाति हमारा इन सब में नहीं लेंगे इनको। हाँ जाति भी नहीं, तो उसकी जाति क्या बताई जाती? ऐसा कोई पर्टिकुलर मैम नाम तो नहीं दिया गया है, बस उसमें मतलब बता बोल। ऑर्डर भी ऑर्डर है, लेकिन कहते हैं कि किसी ये एक बस स्वर का मेरा ये उल्लंघन। कहने का और मतलब उस था। हाँ उसको लेने में कभी कभार लोग जाति में अगर उसको डालना भी चाहें तो निषाद को हल्का सा छू के नीधा सा ले लेते हैं, तो उसको ऑर्डर बोल देते हैं लोग। ले लेते हैं। हाँ तो उसकी जाति फिर क्या बन जाए, वो ऑडो बना देंगे क्या? जी मैम, बना उसको देंगे। जाति में डालने के लिए जबरदस्ती उसको नहीं लेना पड़ेगा उसको। बना देंगे। हाँ जैसे कि जोगिया में भी छू लेते हैं, शुद्ध नहीं छू लिया कभी कभी, जी। छू ली, तो वो ठीक है। तो ये क्या है, 6 स्वरों से कम, 5 स्वरों से कम की कल्पना नहीं थी। तो एक शाडवित है जिसमें 6 स्वरों के प्रयोग की बात की गई है, और दूसरा है औडवित। ये भी पता है आपको, ऑडो मतलब 5। उडु कहते हैं नक्षत्रों को, नक्षत्र होते हैं आसमान में, आसमान 5 महाभूतों में 5वें नंबर पर आता है, इसलिए इसको ऑडो नाम दिया। 5 का समूह, ये ऑडो जाति हो गई। अब अंत आता है इसका तार और मंद्र। इन लक्षणों में क्या आते हैं, तार मंत्र। तार और मंद्र। इस पर आयुष, इस पर भी विचार होना चाहिए कि ये हिंडोल और इस तरह के जो राग है, इनका भी कहीं संकलन होना चाहिए। और जी इसके मैम, लिए बिल्कुल। करके इस क्षेत्र में शोध के द्वारा आगे जरूर बढ़ना चाहिए, कहीं कहीं से ले करके कि ये ऐसे राग कितने हैं और इनको क्यों वर्गीकृत नहीं किया गया, या ये अपवाद स्वरूप है, तो क्या ऐसे और बन नहीं सकते, या ऐसे कोई गीत प्रकार है कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में, राजस्थान के कहीं क्षेत्रों में, जिनका इनका बहुत सारा, लोकगीतों में तो है, जी। लोकगीतों में तो है, जी जी। तो इनका एक संकलन भी अलग से किया जा सकता है, इन पर रिसर्च पेपर हो सकते हैं। खैर, मंद्र और तार, रागों में मंद्र और तार की गति के बारे में क्या बताया था हमने, अंश से तय होता है और राग की प्रकृति से तय होता है
कि मंद्र स्थान में कहाँ तक हमारी गति है और तार स्थान में कहाँ तक हमारी गति है। इसके लिए जैसे दरबारी है, अड़ाना है, मियां मल्हार है, मियां मल्हार के साथ क्या है, बहार है, बाहर है। पूरिया है, उसके साथ में क्या लेंगे, सोहनी ले लेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि दो प्रकृति के एक जैसे स्वर लगने वाले दो प्रकृति के राग हैं, जिनकी अपनी प्रकृति खुलती ही है उस स्थान पर जाकर के ही वो प्रभावशाली बनते हैं। मध्य और तार में अधिक प्रभावशाली, अधिक क्या प्रभावशाली उसमें ही दिखते हैं। और कुछ होते हैं जिनकी व्यवस्था, जिनको गाने बजाना मंद्र स्थान में जिनकी पहुंच होती है, जो मंद्र स्थान में जिनका रूप खुलता है, जो प्रभावशाली बनते हैं। तो ये हुए राग के 10 लक्षण। इन 10 लक्षणों, हाँ कौन बोला, इन 10 लक्षणों में आज की दृष्टि से हम संक्षेप में अगर समझे तो, नहीं इसको छोड़ो हटाओ, ये हुए राग के 10 लक्षण। 10 लक्षण के बाद 10 विधि राग का वर्गीकरण, लक्षणों के बाद 10 विधि राग का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, जब बताते थोड़ा सा बोलिए आप लोग। रत्नाकर ने जो दो, भरत का तो बता ही दिया था अभी हमने कि भरत ने केवल क्या बात की है, इशारा किया है केवल षड्ज ग्राम से 7 ग्राम रागों का। जी और जी। फिर रत्नाकर ने इसका ठीक से विश्लेषण किया कि 284 रागों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए। तो उन्होंने जो इसका वर्गीकरण किया है वो है ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। इनको इनमें उन्होंने बांटा। और उसके बाद ये कह दिया कि ये जो 6 वर्ग है, ये मार्ग संगीत और देशी संगीत से इनका सीधा संबंध जुड़ता है। जो हमने ये विभाजन किया है 10 विधि रागों का, जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, इनका 6 का संबंध मार्ग संगीत से है। मार्ग संगीत किसे कहेंगे, मार्ग संगीत किसे कहेंगे, ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग होता है मैम, रास्ता, उसके लिए जो प्रारंभ प्रयुक्त होता है में, वही। हाँ, जब बहुत शुरुआत में जब विभाजन की बात हुई थी, जब गांधर्व और गान आया था, तब उस स्थिति में हमने उस दिन शायद तुम लोगों को याद हो, हमने बताया था वैदिक था संगीत ना। जी हाँ। तो जब भरत ने बनाया तो लौकिक हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं, प्रबंध के भेद के अंतर्गत हम गीत बनाएंगे, आगे अगर हम पढ़ाएंगे, अगर ली हमने क्लास तो 4 तारीख को 3 तारीख को लेंगे। तो जो प्रबंध बताए उसके अंतर्गत उन्होंने कहा गीत। प्रबंधों में क्या बंटवारा है, गीतों का। गीतों में उन्होंने कहा जो गीत गाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, 2 ढंग से होते हैं, गांधर्व और गान। गई धातु में एक ता प्रत्यय लग करके शब्द बना गीत, और ऐसे गीत 2 ढंग के होते हैं। यहाँ से उन्होंने विभाजन किया, एक गांधर्व एक गान। तब यही जो भी आपने बताया भगवान को प्रसन्न करने वाला, उन्होंने कहा फिर वैसे ही हमने इसमें विभाजन कर दिया। अभी वेद से उठ करके हम आए थे लोक रंजन के लिए, अब यहाँ पर फिर से हमने विभाजन कर दिया। जिस संगीत का हम वर्णन कर रहे हैं इसको भी हमने 2 ढंग से बनाया है। इनके गीतों को, प्रबंधों को हमने कैसे बांटा है, 2 ढंग से बांटा है, एक गांधर्व और दूसरा गान। आगे बढ़ते हुए जब हम आते हैं तो बृहद्देशी की जब बात आई, मतंग ने जो ये रचना की, इस रचना को करने के पीछे का उद्देश्य ही शायद ये रहा होगा कि उस समय का एक देशी शब्द आ गया होगा। जब कुछ चीजें तो आती भी है, समय समय पर शब्द भी आते, तो जो गान रहा होगा उसको उन्होंने ले करके, जो जन मनोरंजन का कारण था उसको देश, देश मतलब क्षेत्र से जोड़ने के लिए उन्होंने एक अलग ग्रंथ तैयार किया, जिसको बृहद्देशी कहा। केवल लोक रंजन से जुड़ने वाला, जन मनोरंजन से जुड़ने वाले संगीत की बात को बृहत रूप देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। लेकिन जब आप किसी चीज को, देशी को लेकर के रचना कर रहे हैं, जन मनोरंजन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से आप आए। तो उन्होंने कहा हमने गांधर्व से ही शुरुआत की है। जो गांधर्व था यथारूप तो नहीं, किंतु उसमें किन्हीं परिवर्तनों से हम उसी मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस रूप को भी हमने लिया, हमने केवल देशी की बात नहीं की, हमने उसको भी लिया है। हम मार्गी की भी बात कर रहे हैं।
तो उसको उन्होंने संभवतः फिर से 2 भागों में बांटा। वो मार्ग यथावत गान ही देशी था और गांधर्व मार्गी था, ये नहीं। जो गान था उसको लेकर के इन्होंने विस्तार किया। फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब इतना सारा ही देशी को और एक नया शब्द दिया, इसीलिए देखना आप लोगों के कभी हाथ में आए कि इन्होंने वीणाओं की चर्चा तो बहुत हुई है भरत के समय। इन्होंने हर वीणा का, हर रूप का, हर राग का मार्गी और देशी के नाम से विभाजन किया है। मार्ग किन्नरी, देशी किन्नरी, मार्गी वृहति, देशी वृहति। वीणाओं के जो शत प्रकार है उनको इन्होंने इस ढंग से बार बार कहा है। तो मार्ग से उसको लेकर के आगे आए। तो शारंगदेव बहुत होशियार थे, इन्होंने अपनी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल किया, गांधर्व गान का भी विश्लेषण कर दिया और मार्ग और देशी को भी लिया। उन्होंने अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए दोनों शब्दों को, दोनों व्याख्याओं को लिया और आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा जो ये 6 है, क्योंकि जब आपने वर्णन किया तो रागों के हिसाब से तो पहले बताया नहीं, बाद में आपने उनको विभाजन किया कि नहीं हमको भी तो इस रूप में चलना पड़ेगा मार्ग और देशी को लेके। तो उन्होंने मार्ग संगीत से जोड़े और देशी संगीत से जोड़े। 6 ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा और विभाषा, अंतर्भाषा, इनको उन्होंने कहा ये है मार्ग संगीत के अंतर्गत आने वाला रागों का वर्गीकरण। और जो बाकी के 4 हैं, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, इसको उन्होंने देशी संगीत से जोड़ा, इसको देशी संगीत से जोड़ा। तो मार्ग और देशी के अंतर्गत जो रागों का वर्गीकरण किया गया, उसकी नियमबद्धता और उसकी गूढ़ता को लेकर के किस तरह से ये आगे बढ़े, उसमें उन्होंने कहा कि 10 वर्गों का जो वर्गीकरण किया गया उसमें जो ग्राम राग थे, इसमें भी षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम से इन्हें षाडजी, आर्षभी इत्यादि जातियों से उत्पन्न माना गया और इनकी संख्या उन्होंने अलग से बताई ग्राम रागों की 30। और ये जो 30 संख्या बताई, इनका आधार था, इनमें गाने की जो शैली थी, जो प्रकार था, उसको क्या कहा जाता था उस समय पर? ये जो ग्राम राग थे 30, ये जो बंटवारा इन्होंने किया, इसमें जो शैली थी, इनका जो विभाजन था, वो गाने की जो प्रक्रिया थी, उसको क्या कहा जाता था? किस आधार पर ये बंटवारा हुआ था? क्या कहते थे उनको? हेलो, जी मैम। जी मैम। गीतियां, गीतियां। यस पढ़ा होगा, गीति, है। पंच जी गीति कहते थे ना, जी मैम। यस। 5 तो गीत। बिना बॉडी बेस्ड हाँ, अरे तुम बहुत रानी बिटिया हो, तुमको सब याद है। हाँ। अच्छी बात है, याद। देखो यहाँ पर एक चीज समझो, जो याद है ना, उसी को लेकर के बार बार सोचना भी। कभी मन में बना लो कि आज हम खाना बनाते बनाते ये सोचेंगे कि ये क्या जी थी, जो वेसरा थी वो क्या थी, वेगस्वरा क्या थी, आज ये कैसे जुड़ रही है, कहाँ इसको जोड़ सकते, गौड़ी क्या है, भिन्ना क्या है, इसको समझ ले, साधारणी क्या है। तो सोचने की एक प्रकृति बनती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। उसमें कई बार खुराफात भी घुस जाती है और कई बार अच्छी चीजें सामने आ जाती हैं, कई बार अच्छी चीजें सामने आती। तो इनको कहते हैं 5 गीतियां। पहली थी शुद्धा, दूसरी भिन्ना, फिर गौड़ी, बेसरा या वेगस्वरा और आखिरी थी साधारणी। साधारण। ठीक। शुद्धा गीत में स्वरों का सीधा प्रयोग, 7 ग्राम राग कहे गए थे और उनके शुद्ध कैशिक मध्यम, शुद्ध साधारित, षड्ज ग्राम का स्वयं षड्ज ग्राम नाम, पंचम, मध्यम ग्राम, षाडव और शुद्ध कैशिक, इन 7 ग्राम रागों का उल्लेख इसमें किया गया। फिर आती है भिन्ना, सीधा स्वरों का प्रयोग माने सरल प्रयोग। अब सरल प्रयोग में क्या माने कि स्वरों को बिना किसी उपकरण, बिना किसी अलंकरण, बिना किसी उसके प्रयोग करते रहोगे। हमें ऐसा लगता है कि बड़ी ऐसा हम सोच पा रहे हैं कि शायद बड़े शांत प्रकृति के, बड़े सीधे से राग, जिनमें बहुत कुछ गमक और बहुत कुछ इस तरह के अलंकरणों से सजाने की शायद गुंजाइश ना रही हो। या एक और प्रश्न मन में आता है कि हो सकता है कुछ भजन जैसी सीधी कोई चीज रही हो, जिनमें बहुत काम की, बड़ी हरकतों की, गले की गुंजाइश ना रही हो, शायद ऐसा, इसलिए उसको सीधे रागों से
इस शब्द से उन्होंने कहा। ठीक लग रहा है? जी मैम। जी जी मैम। हाँ, ऐसा सोचते, ऐसा सोच पा रहे हैं। अगला आता है भिन्ना। भिन्ना गीत में सरल एवं मधुर गमकों का प्रयोग, देखो यहाँ आ गया। भिन्ना गीत में सरल एवं मधुर गमकों का प्रयोग किया गया। इसमें 5 ग्राम राग कहे गए। कैशिक भिन्न, भिन्न षड्ज, तान, कैशिक और पंचम। हम देख रहे हैं यहाँ पे रिपीट भी हुए हैं, है ना? कुछ नाम यहाँ पर रिपीट भी हुए। अब यहाँ मधुर गमक कहने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जरा सा थोड़ा समय दीजिए, गमक थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता दे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मधुर गमक कहने की क्या जरूरत पड़ी होगी? क्योंकि सरल तो कह रहे हैं, सरल और मधुर गमक जो सुनने में मधुर भी हो, जैसे बागेश्वरी जैसा राग हो। और जो ये अच्छा। आयुष गाते होंगे बागेश्वरी को ध्रुपद अंग से, है ना? शायद इसलिए जी इसका मैम। भिन्ना नाम दिया हो। ऐसा अभी हम जोड़ पा रहे हैं कि ध्रुपद अंग से जब बागेश्वरी गाया जाएगा, और जब ख्याल वाले बागेश्वरी गाएंगे, और जब कोई भजन बागेश्वरी में बंधा हुआ गाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो उनमें लगने वाला जो गमक होगा उसका प्रभाव अलग अलग होगा, और लगाने का तरीका भी अलग होगा, है कि नहीं? यस मैम। क्योंकि जी ध्रुपद में उसमें वो तेज गमक के साथ अंदर की हुंकार, हुंफित गमक कहलाती है। गमक के प्रकारों में पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ाया होगा ना? गमक पढ़ चुके? जी मैम, कुछ पढ़े हैं। जी मैम नहीं, बाकी लोग क्लास गमक पढ़ चुके? यस मैम पढ़ चुके जी हैं। मैम। हाँ, पढ़े हैं गमक। यस गमक मैम। में एक हुंफित गमक आती है ना? जी यस मैम। जी जी हाँ, हृदय की हुंकार के साथ जो लिए, तो ध्रुपद जैसे गीत प्रकारों में वो भी गंभीर रागों को जब प्रकट किया जाता होगा तो उस ढंग की गमक ली जाती होगी। तो यहाँ पर ग्रंथकार ने बड़े धीरे से, बड़ी सरलता से बताया कि ये जो राग हम बताने जा रहे हैं, ये मधुर गमकों का इसमें प्रयोग होगा। सरल होंगे, सरलता से, धीरे से मधुर गमकों का। यानी कि ये जो राग रहे होंगे, इनकी जो अनुमान लगाओ कि ये जो इसमें जो बंदिश का पद रहे होंगे, शब्द रचना जो रही होगी, वो बड़ी सौम्यता वाली रही होगी, बहुत ही सौम्य, शांत, जी शायद, मैम। है ना? अब कुछ आती राग है जैसे गौड़। भिन्न षड्ज अभी हम लोग गाते भी हैं तो वो बड़ा स्वीट नेचर का राग है बाकी कंपैरिजन में। बाकी तो अब कंपैरिजन हाँ बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे ऐसे बैठे ध्रुपद वाले भी बैठे हैं और दूसरे विधाओं के भी बैठे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये अब ये आयुष नाम है ना, आयुष। अब आप जी ये मैम। देखिए कि भिन्न षड्ज तब भी था, भिन्न षड्ज अब भी है, और ये कहाँ से जाकर के मिल रहा है कि भिन्ना जो गीति है, गाने का प्रकार क्या होना चाहिए, गाने की शैली, गाने की तरीके हमारे क्या होने चाहिए, ये देखो उस समय के बताया गया। आज देखो तुमने अभी बता दिया कि भिन्न षड्ज भी ऐसा ही है, हम लोग गाते हैं और उसमें भी ऐसा बड़ा सौम्य सा है ना? तो ये सब चीजें कभी कभी यूं तो देखो, शास्त्र यूं तो देखो बड़ी सूखी सी चीज लगती है। कला की दृष्टि से, कलाकारों की दृष्टि से पूछिए तो शास्त्र बड़ा शुष्क है कि नहीं है? जितना रंजकता, जितनी प्रसन्नता गाना बजाना हमें प्रदान करता है, नृत्य प्रदान करता है, सुर लय ताल मिल करके जो योजना बनाते हैं, उसमें नृत्य में भी हमें बहुत अच्छी लगती है। सम पर कोई चीज आ गई तो अपने आप हाथ चला जाता है, ये अनायास जाता है, क्योंकि हमारे अंदर की गति से हम उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन शास्त्र उस दृष्टि से क्या उतने मन से, उतने शांति से, उतनी आसानी से समझ में आता है? हाँ या नहीं? नहीं मैम। नहीं मैम नहीं आता। सच्चाई बोली राहुल ने, बिल्कुल सही, नहीं आता, बड़ी शुष्कता लगती है। और हमें सोचो कितनी लग रही होगी कि हम काला काला मोबाइल देख देख करके बोल रहे तो हमें भी शुष्क है। क्यों? क्योंकि इसका मन से सीधा संबंध नहीं है, नहीं। बिल्कुल नहीं है। फिर से आ गए हम उसी राग वाली बात में। जो राग है वहां हमारा मन का संयोजन है, वहां चित्त हमारा प्रभावित है, वहां बुद्धि के अंदर धृति स्मृति ने हमको रंग देने का कर दिया है काम। यहाँ तक कि आत्मा तक हम वो हो जाते हैं, जो कोई बहुत अच्छा संगीत सुनते हैं क्यों द्रवित हो जाते हैं। हम भीमसेन जोशी जी का सुने,
हम वही राग कोई दूसरा गाए उसका प्रभाव नहीं, वही गमक लगाए, वही स्वर लगाए, वही मेड ले, वो असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बच्चे पार्टी, जी मैम। क्यों असर नहीं होता? एक आजकल ये आ रही है कौशिकी चक्रवर्ती जी का, सुना है गाना? जी जी मैम। जी बहुत बढ़िया तैयारी है उनकी, तैयारी जबरदस्त तैयारी जी है ना? जी लेकिन मैम। उनका आप वो निकालिएगा मधुवंती, और वही मधुवंती निकालिएगा भीमसेन जोशी जी का, और वही जी मधुवंती निकालिएगा किशोरी अमोनकर जी का, और वही मधुवंती राशिद खां जी का, जी है ना? फिर हमसे कल परसों जब भी मिलेंगे हम लोग तो फिर बात करेंगे इस पर। सुनिएगा जरूर, कोई भी राग निकाल लीजिए, मेरी मर्जी से नहीं, जो आपको राग पसंद हो वो निकालिएगा, सुनिएगा, और फिर हमसे इस पे थोड़ी सी बात करिएगा मन बुद्धि और चित्त को लेकर के, कि कैसे क्या प्रभावित करती हैं चीजें, उसका आप विश्लेषण करेंगे। और 2 मिनट में हमको 2-2 मिनट लेकर के आप 5 लोग 6 लोग जी जितने मैम। लोग हैं बोल के बताएंगे, ठीक है? जी मैम। आगे बढ़ते हैं। गौड़ी गौड़ी गीत में गाढ़ एवं सघन गमकों का प्रयोग तीनों सप्तकों में होना है। क्या होना है? गाढ़ और सघन गमकों का प्रयोग तीनों सप्तकों में होना है। और इसके 3 ग्राम कहे राग, 3 ग्राम राग इसके कहे गए हैं, गौड़ कौशिक मध्यम, गौड़ पंचम और गौड़ कौशिक। गौड़ कौशिक, गौड़ कौशिक पंचम और गौड़ कौशिक मध्यम और गौड़ पंचम। अब इन्होंने कहा गाढ़ एवं सघन गमकों का। हमने जब आपका सिलेबस देखा था तो उसमें केवल गमक ही देखी थी हमने, कि गमक और स्थाय। तो ये एक ऐसा शब्द है कि आज की भाषा में ऐसा लगता है कि एक अलंकरण मात्र है केवल, लेकिन उस समय में भी ये अलंकरणों में 15 प्रकार से प्रभावित करता था, बल्कि 18 प्रकार से ये प्रभावित करता था। तो इसमें इन्होंने कहा सघन गमक ली जाएगी। ऐसा ये लगता है कि ये जो राग होंगे, ये आयुष बताएगा, पापा से भी पूछ के बताएगा, गौड़ कौशिक मध्यम, गौड़ पंचम, गौड़ कौशिक, ये जो है इनमें बड़ी सघन गमक लेनी होगी। यानी ऐसा ये लगता है कि कहाँ से शुरू होता है? तिरिप स्फुरित हुम्पित, तिरिप स्फुरित कंपित लीन, यहाँ से शुरू होता है ना? जी तो तिरिप वगैरह की, यानी कि बहुत लंबी प्लुत के कालवान से वेग से ली जाने वाली गमक, शायद घनता का इसके यही अर्थ है कि लंबी और दीर्घ, यानी कि गंभीर प्रकृति के निश्चित रूप से ये राग रहे होंगे, बहुत गंभीर प्रकृति के। आगे वेसरा या वेगस्वरा, द्रुत गति से स्वरों का प्रयोग, जिसके अंतर्गत इन्होंने 8 राग बताए हैं। द्रुत गति से स्वरों का प्रयोग करना है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ राग होते हैं ना, जिसमें पलटे की ताने बड़ी अच्छी लगा करती, लेते जैसे हैं ना? मैम जो हाँ वीर रस के जितने भी राग हैं उनको हाँ इसमें हम लोग जैसे अड़ाना हो गया, उसमें तैयारी खूब दिखा सकते हैं, द्रुत गति की हाँ ताने और ये सब हाँ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। पलटे की खूब पलटे ले रहे हैं, खूब छोड़ रहे हैं, जैसे वगैरह में भी ले लेते हैं। पा से पा पर आ रहा है, मालकौंस में बंदिश ही आमिर खान साहब की है। इसी तरह की एक सप्तक दे सुनिए, आज मोरे घर, नहीं ये नहीं है, एक सेकंड, नहीं याद आ रहा। मालकौंस की बंदिश है आमिर खान साहब की। तो इसी तरह ऐसा लगता है कि इनमें ये पलटे वाली तानों के लिए, द्रुत गति वाली चीजों के लिए, कुछ लगता है उत्तरांग प्रधान रागों के लिए, क्योंकि इनके नाम भी उन्होंने ऐसे ही दिए हैं, सौवीर, टक, बेसर, बोट्ट मालव, कैशिक और मालव पंचम, टक कैशिक। और यहाँ देखो हिंडोल आ गया आयुष, यहाँ पे हिंडोल आ गया वेग स्वरा में। लेकिन देखने से, ऐसे सोचने से तो मेरे लग रहा है पता नहीं कलाकारों की बात, अभ्यास साधना उनकी साधकता का परिणाम होगा, नहीं तो जिनमें 4 स्वर लगते हो उनमें पलट और कूट तान का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो पाता है। आयुष, जी मैम, आपकी आवाज कट गई थी, आप क्या पूछ रही हैं फिर से प्लीज एक बार बता दीजिए। मेरी आवाज, हमने कहा कि हिंदोल नाम आ गया है वेगस्वरा, जो उन्होंने गीतियों का वो लिया है कि कौन कौन से राग वेगस्वरा गीति के अंतर्गत आएंगे, जी इसमें हिंडोल नाम आ गया। तो मैम, हम
जैसे जो बताया था मैंने कि वीर रस के उसमें ज्यादा दिखा सकते हैं, हिंडोल भी ऊपर की तरफ जाता है, तार सप्तक भी उसमें खूब जाते हैं हम लोग, तुरंत तानों में भी ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि उसमें तैयारी खूब दिखा सकते हैं, तो उस तरह से। संचारी स्वर संगतियां ज्यादा से ज्यादा होती हैं। जी मैम। संचारी स्वर संगतियां, मैम संचारी करनी पड़ेंगे क्योंकि फिरत बहुत करना पड़ेगा, आरोह और ऐसे तो खत्म हो जाएगा हाँ जल्दी। यही जी लग रहा बिल्कुल। है। हाँ यही हमको लग रहा था कि कैसे पॉसिबल उसमें होगा। खैर साधारणी आ जाए। साधारणी जी में ऊपर कही गई जो 4 गीतियां हैं, इनके मिश्रण से जो तैयार हुए थे, उनके रागों के वर्गीकरण में ग्राम रागों के अंतर्गत, उनके नाम है रूप साधार, शक, ब्रह्माण, पंचम, नृत, गांधार पंचम, षड्ज कौशिक और ककुभ। ये ऐसा हमको ये लग रहा है कि जैसे आजकल नहीं, उत्तर मध्य काल में जो बंटवारा हुआ था शुद्ध, छाया, लग और संकीर्ण वाला, शायद ये साधारणी के अंतर्गत ग्राम रागों के कुछ ऐसे रागों को रखा गया होगा जो कुछ मिश्रण वाले होंगे, क्योंकि इसमें एक ये शब्द मेरी निगाह में आ रहा, शक और रूप साधार। जहां पर हम लेते हैं ना साधारण की बात, तो साधारण को हम जब विशिष्ट बनाते हैं तो उसका एक अलग पहचान बनती। जब हम रूप साधारण जोड़ देते हैं, इसका मतलब 2 की युति भी इसमें संभव है, बुराई नहीं है 2 की युति होने में। दूसरा शब्द है शक। ये शक ऐसा लगता है कोई लोक में कोई चीज गाई जा रही होगी शायद, क्योंकि शक, हूण, कुषाण हमारे यहाँ 2000 सालों से ये सब जातियां भी रही हैं। नर्त से लगता है ऐसा कोई राग रहा होगा जो, क्या पता है, नर्त का तो अर्थ ही है प्रस्तार, हाथों का प्रस्तार, विक्षेपण, हाथ का, पैरों का प्रस्तार। तो यहाँ ये शब्द है, ये केवल एक मन में जिज्ञासा जगा रहे हैं। ये इनके अंतर के विस्तार को तो अभी हम नहीं बता पाएंगे कि नर्त क्या थे, शक क्या थे, ये नहीं बता पाएंगे। रूप साधार, शक, ब्रह्माण पंचम, नर्त, गांधार पंचम, षड्ज कैशिक और ककुभ, इनकी बात की आती है। ये ग्राम रागों की बात बताई इन्होंने, जिसके अंतर्गत इतने इन्होंने विशेषताएं गीतियों के आधार पर। इसके बाद आता है उपराग। अब थोड़ा जल्दी से कर दें जिससे आज ये खत्म हो जाए। उप शब्द का अर्थ होता है निकट, जैसे आपका शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत में क्या क्या आते हैं, उपशास्त्रीय में क्या क्या गाते हो? ठुमरी, दादरा, चैती। ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, झूला गाओ, बारामासा गाओ, है ना। जी जी मैम। शायद ऐसे इन सब गीतों को, जो कि रहते तो आधार तो है शास्त्रीयता का, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको लोक से लिया गया है, लोक से लेकर शास्त्रीयता प्रदान की गई है, उसके निकट बैठाने का प्रयत्न किया गया है, उपासीन किया गया है, इसलिए उनको उपशास्त्री कहते हैं। शास्त्री के निकट उप स्थान दिया गया है, निकटता दे दी गई है, इसलिए उप होते हैं। उसी तरह उपराग है, जातियों से उत्पन्न ग्राम रागों के समीप होने के कारण 8 रागों को उपराग कहा गया। इनके नाम थे शक्तिलक, टक्क सिंधव, कोकिला पंचम, रेवगुत, षड्शाडो, भावना पंचम, नाग गांधार, नाग पंचम। ये सारे नामों को ध्यान में रखिएगा। जब राग रागनी वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आप देखते होंगे पंचम शब्द इसमें कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, षड्ज और पंचम। जी तो मैम। वहां पर भी श्री, बसंत, भैरव, पंचम, नट्ट, नारायण, मेघ, ये नाम बार बार आते हैं राग रागनी वर्गीकरण में भी। अगला है राग। दशविध राग के ऐसे 20 रागों को इस समूह में शारंगदेव ने रखा है। ग्राम राग, उपराग दोनों वर्गों में राग के साथ ग्राम और उपशब्द जुड़ा था, जबकि तीसरे वर्ग में ऐसा कोई शब्द नहीं जुड़ा है। इसलिए कल्लीनाथ ने इनकी टीका में इनको निरूप पद कहा है, ऐसे रागों को निरूप पद कह दिया है। इनमें 20 रागों के नाम है, देखो श्री राग, नट, बंगाल, उल्लास, प्रसव, भैरव, मेघ भी आ गया, आम्र पंचम, कंदर्प, ये देशज लग रहे हैं कि नहीं, देश विशेष से, देश, कैशिक, ककुभ और नट्ट नारायण।
ये राग रागनी वर्गीकरण के याद आ रहा है, जो 6 मुख्य राग हैं उनमें से ये सारे नाम इनके राग में आ गए, राग वर्गीकरण में। शारंग देव के तीसरा जो ग्रुप है रागों का, ग्राम राग, उपराग, राग, उसमें राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य 6 नाम आ गए। शायद मेरे ख्याल से हिंदोल और वो छूट गया है, बस हिंदोल और एक 6 रागनियों के नाम बताइए, राग मुख्य रागों के, राग रागनी वाले। श्रुति? श्री, वसंत, भैरव, पंचम, नट्ट, नारायण, मेघ के अलावा? हम दीपक, हाँ दीपक भी है, दीपक, हिंडोल, हिंडोल है, दीपक है, एक और मैम कौशिक, पंचम भी है। हाँ कौशिक बोलते हैं, मालकौंस, कौशिक मालकौंस नाम से भी है, कौशिक बोलते हैं उसको। जी। चलो, तो मैंने ये लग रहा है कि यहीं से आधार बन गया था, राग रागनी का आधार यहीं से कहीं से उठाया गया। अब इनमें से ये भी देख लीजिए कि श्री राग, भैरव और कामोद आज भी है हमारे पास। ये एक प्रश्न उठना चाहिए कि क्या ये जो श्री राग, भैरव और कामोद है, क्या ये वही स्वर व्यवस्था, वही स्वर संबंधान इनका होगा जो तब था वही आज होगा? ऐसा क्या है संभव? क्या शारंग देव के द्वारा बताए गए राग, श्री राग, भैरव, कामोद जो है, वो हमारे आज की व्यवस्था में, आज के जो कामोद है हमारा, आज जो हमारा भैरव है, क्या ऐसा ही होगा? मैम उससे कुछ रिलेट हो सकता है लेकिन सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आयुष, श्रुति? मैम उस समय शायद मैम गाने में बहुत सारे नियम थे कि हमें इस स्वर से स्टार्ट करना है, यहाँ पर एंड करना है। वो चीज फ्लेक्सिबिलिटी आज के गाने में हमारे है। तो श्री को जो उस समय में गाया जाता होगा, वो चीज मेरे ख्याल से अभी हम लोग उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी से गा सकते हैं। हमको तो देखो, इसको गा सकते तो हैं बेटा, लेकिन हमारे मन में जो प्रश्न उठा, बोलते बोलते एक बात मन में ये आई कि हमने मूर्छनाओं से आगे बढ़े, जाति जाति से राग आए, ठीक, फिर हमारा अहोबल तक आते आते, 15वीं शताब्दी तक आते आते हमारा वही चेंज हो गया था क्या, मूल सप्तक? जी मैम। याद आ रहा है ना? लोचन ने संस्थान की जो व्यवस्था बताई, उसमें अलग हमको एक स्वर सप्तक मिल रहा था, 12 संस्थान जो उन्होंने बताए। ऐसे ही आ गया मन में, तो मैंने बोला। और इसी तरह फिर बाद में अभी जो फिर भातखंडे जी जिन्होंने पहली श्रुति पर स्वरों को स्थापित कर दिया, उससे अलग स्वर सप्तक मिल रहा है। जी हाँ। तो शायद पता नहीं, ये भी एक विचार का विषय है कि इन जो राग नाम से आज साम्यता मिल रही है, ये उस समय पे इनका क्या स्वर साम्य, रूप साम्य, प्रकृति साम्य यही था? ये एक प्रश्न है, ठीक है? क्या इनकी प्रकृति, रूप, स्वर साम्य सब वही था, वैसा ही था? ठीक। अब आगे आते हैं भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा। भाषाओं को ग्राम रागों के आलाप का प्रकार कहा गया है। ध्यान दीजिए, भाषा क्या है, किसे कहते हैं? ग्राम रागों के आलाप के प्रकार को भाषा कहते हैं, ठीक। यहां फिर वही है, बोलने के अर्थ वाली लप धातु में 3 प्रत्यय लग करके, घई प्रत्यय लग करके शब्द बनता है आलाप, सॉरी, और 3 प्रत्यय लग करके लप धातु में बनता है आलाप और आलप्ति। 3 प्रत्यय से आलप्ति और घई प्रत्यय लग करके बनता है आलाप। एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, आलप्ति स्त्रीलिंग शब्द है और आलाप पुल्लिंग शब्द है। इसकी भी व्यवस्था को ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि भाषाएं हैं, इन भाषाओं को क्या क्या ग्राम रागों के बारे में कहने की, उनके प्रकट करने का जो चलन था, उसके जो किया जाता था, उनको भाषाएं कहा गया। भाषा में और भाषा के पर्याय वाणी में जिसका तद्भव वाणियां बनी थी बाद में। तो भाषाओं की संख्या संगीत रत्नाकर में आई है 96, और विभाषा जो है उनकी संख्या आई है 20,
और 4 हैं अंतर्भाषाएं। कुल भाषा विभाषा और अंतर्भाषाओं की संख्या बनी है 120। अति भाषा आलाप भेदो रागाणाम भाषेत त्याहु, ये इन्होंने संगीत राज में राणा कुंभा ने कहा है कि भाषाओं के आलाप को भेद के कारण भाषा कहा गया। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है हमारे जो दिमाग में ये जो बात चल रही है ये है कि क्षेत्र विशेष के कारण हमें ऐसा लगता है, कहने के तरीके के कारण, जैसा कि आज आगरा घराने के गायक का, फैयाज खान साहब का गाना अगर आप सुने, आगरा घराने के किसी गायक का आलाप और ग्वालियर घराने और पटियाला घराने के किसी गायक का आलाप, सुन रहे? जी मैम। हाँ, आगरा घराने के किसी गायक का आलाप और पटियाला घराने ग्वालियर घराने के किसी गायक का आलाप, इसमें क्या भेद होगा? थोड़ा सा जरा सा बताइए। फैयाज खान साहब को सीन में लाइए। आगरा घराने के मैम जो शुरुआत में ही जो आलाप करी जाती है वो बाकी घरानों से विभिन्न है। वो हाँ, आज भी ध्रुपद ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, नोम तोम के आलाप लेते हैं वो, और हाँ, थोड़ा सा चारों खंडों का वो दिखाते हुए गंभीरता से आलाप लेते हैं। वहीं पटियाला में थोड़ा तैयारी ज्यादा दिखाएंगे उसमें आलाप में, और ग्वालियर में जो आलापचारी भी जनता की होगी। प्रकृति कुछ अधिक रहती है पटियाला में, जी जी है ना, वहां के उन्हीं लोक गीतों के की प्रकृति के आधार पर कुछ ऐसा लगता है, वहां जी के जो हाँ। लोकगीत है वो उनके आवाज आधार का पर। टेक्सचर और आलाप की स्टाइल पूरी उनकी डिफरेंट रहती है, सब चीजें। हाँ बिल्कुल। और ग्वालियर में? ग्वालियर में मैम आलाप में भी बोल बनाओ और थोड़ा सा बोल बाट वगैरह चीजें ज्यादा वो करते हैं। और इसी में इनका जब सुनते हैं अरे जिनकी अभी डेथ हो गई है अरे कुमार, अरे नाम लो भाई, पंडित जसराज। जसराज जी, मेवाती घराना। हाँ, मेवाती घराना, पंडित जसराज। नाम नहीं याद आ रहा अभी, सब याद आ रहा है। पंडित जसराज जी, इन्होंने ये जो आलाप की प्रकृति शुरू की थी, ये भी एक अलग थी। इन्होंने ओम अनंत हरि शब्दों से लिया था। जी जी। हाँ, इन नामों से ये आलाप किया करते थे। तो हमें ऐसा ये लग रहा है कि इनमें जो वो रहे होंगे, शायद ही क्षेत्र विशेष के अलग अलग गायकी के कारण ऐसे ऐसे रागों को अलग अलग संकलित करके उनको नाम दे करके बांटा गया होगा। जैसे कहा जाता है ना कि मेवाती घराने का अमुक राग अपना अलग विशेष है, ओंकारनाथ ठाकुर जी का अमुक राग बहुत विशेष है, उनकी देशी को बड़ा वो मिलता है ना, ओंकारनाथ ठाकुर जी का राग देशी, जी मैम, देसी तोड़ी। है ना। तो इसी तरह कुछ कुछ लोगों, पटियाला घराने वालों में देखना ठुमरी प्रधान वाले जो राग हैं कुछ ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा आकर्षित करते हैं उस शैली के। तो हमें ऐसा लगता है कि ये भाषा विभाषा और अंतर भाषाएं, ये इन्हीं के आधार पर इनको विभाजित किया गया होगा। इतना मेरी बुद्धि इसके बारे में सोच पा रही। आप लोग भी इसमें थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए और सोचने का प्रयत्न करिएगा। अब आता है रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। रागांग में 2 शब्द हैं, राग और अंग। क्या है? राग और अंग। राग का अर्थ है ग्राम राग और अंग का अर्थ है छाया। राग के यानी ग्राम राग के साथ अंग रूप में लगा हुआ है, जो छाया लगी हुई है, जो ऐसी सुसंगतियों से जुड़ा हुआ है, जो वो है रागांग। राग के अंग नहीं, राग और अंग। ठीक है, जैसे छाया नट, मेघ मल्हार, है ना, 2 से वो होकर के। इसी तरह राग और अंग यानी ग्राम राग और दूसरा स्वर संगतियों के रूप की दूसरे उसकी जो छाया उसमें पड़ रही है, उसका कौन सा अंग है। तो रागांग, राग शुद्ध शास्त्रीय रागों को कहा जाता है। ये शास्त्रीय कैसे हैं? ये प्रथम वर्ग के राग में आने वाले हैं, लेकिन रागांग राग नहीं रह पाता। रागांग राग नहीं रह पाता, उसकी जो कुछ कुछ स्वर संगतियां, कृतियां, उनको कैसे वो प्रभाव डालती है, वो बिल्कुल अलग दिखाई देती।
ऐसे रागों को रागांग वर्ग में सारंगदेव ने रखा और दो प्रकार के उन्होंने बता दिए, एक पूर्व प्रसिद्ध और दूसरा अधुना प्रसिद्ध। ऐसे उन्होंने रागों को लिया जो दूसरे से मिलकर, दूसरे की छाया से आकर के वेद के साथ जो लेके गाए जाते थे, उसमें उन्होंने अलग अलग बता दिए, पूर्व प्रसिद्ध और अधुना प्रसिद्ध। यानी पहले से जो लोक में गाए चले आ रहे होंगे, गाए जाते रहे होंगे वो, और बाद में जो नए नए प्रयोग के कारण जिनका रूप तैयार हुआ बना वो। तो इसमें उन्होंने ये दो तरह का भेद करके बताया है। बाद में ये जो नाम बनते, हंसक, दीपक, शंकराभरण, मध्यमादि, तोड़ी, बसंत और भैरवी। देखो तो इसमें काफी के नाम तो हैं भी वैसे ही। दीपक तो हम नहीं जानते, लेकिन भैरवी को जानते हैं, तोड़ी को भी जानते हैं, मध्यमादि तोड़ी। तो ये वैसे ही राग है कि जिनमें दूसरे राग को छाया दिखाई भी पड़ती है और प्रयत्न पूर्वक दिखाने का प्रयत्न करके भी अपने पूर्व के राग में आ जाने का ये कार्य करना अच्छा भी लगता है, किया भी जाता है। बसंत में परज की थोड़ी सी छाया दिखा करके बसंत में लौट आना, ये बसंत का प्रभाव। इसी तरह ये हमें लग रहा है ऐसे राग हैं जिनमें छाया दूसरे रागों की आती होगी, वो रागांग हो गए। भाषांग में आलाप की विधियों से इनको लग गया, जिन भाषाओं में, जिनमें भाषाओं की छाया हो वो भाषांग राग कहलाते हैं। ऐसे वो राग जिनमें भाषाओं की, भाषा क्या है, आलाप कहने के ढंग के प्रकार। ऐसे राग जिनको शास्त्रीय रागों के निकट तो होते हैं, उन्हीं रागों के भाषांग उनको माना जाता था। तो संगीत राग में, संगीत रत्नाकर में भाषांग 11 बताए गए, गांभीरी, बेहारी, स्वासिता, उत्पली। और अधुना प्रसिद्ध 9 भाषांग थे, उसमें शुद्ध वराटी, कर्णाट वराटी, डोम्बकी, ओडिका मोदी आदि। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये पूरी पूरी कर्णाट बंगाल, अब ये देखो दो चीजों का, कर्णाट बंगाल बिल्कुल ऐसे ही लग रही है कि जैसे भटियाली और ये सब हम लोग नहीं आज जो लोग धुने बजाते गाते हैं, क्या क्या ले लेते, उसे बाउल है, भटियाली है, मांड है, पहाड़ी है, इस तरह के जो इनको राग रूप में भी आ गए हैं। ये तो पहाड़ी तो राग रूप में आ गया है, मांड राग में आ गया है, और भटियाली ये लोग धुनों के रूप में है। तो ये शायद क्षेत्र विशेष की ऐसे कोई वो है जो चंचल प्रकृति के, शुद्ध प्रकृति के, उस क्षेत्र विशेष की व्यवहार को बताने वाली हो। अब ओडिका मोदी, डोम्बरकरी इनके नाम है। फिर आता है क्रियांग, जिनके द्वारा करुणा और शोक, उत्साह आदि के प्रभाव से कोई क्रिया उत्पन्न करे, वो क्रियांग राग। अब बताओ ऐसा कैसा राग होगा जिनके द्वारा, ऐसे रागों के द्वारा करुणा, शोक और उत्साह भी, या ये हो सकता है कि करुणा, शोक के प्रति इनके भाव को, इनके प्रवाह के लिए उत्साह शब्द जोड़ा होगा, उत्पन्न की जाती है, वो क्रियांग राग कहलाते हैं। यानी क्रियांग राग वो हुए जिनमें शास्त्र वर्णित नियम तो रहता है, परंतु कोई विवादी स्वर का उपयोग भी वैचित्र के लिए लोक रंजन की दृष्टि से कर लिया जाए तो वो राग खतरे में नहीं आता, उसको अशुद्धि नहीं मानी जाती। ऐसे उसमें यहाँ पे दिया गया है देवक्री, रामक्री और गौणक्री। शायद क्री शब्द इसमें इसीलिए रत्नाकर ने जोड़ दिया कि ये किया गया है, ये परिवर्तन किया गया है, इसीलिए रामक्री, गौणक्री, देवक्री, भावक्री, स्वभावक्री, शिवक्री, मकरक्री, इस प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो क्रियांग रागों के अंत में क्री शब्द इन्होंने लगा करके एक तो उसको अलग बना दिया, अलग दिखा दिया, और ये भी बता दिया कि इनको दूसरे रागों से हम किस तरह से लेकर के, क्योंकि वहां पे उद्देश्य उन्होंने तय कर दिया है, करुणा, शोक और उत्साह में वो प्रभावी होने चाहिए। इसके लिए जो भी रागों का, जो स्वरसंगतियों का योजन उपयुक्त लगेगा उसको उसमें कर दिया जाएगा। ऐसे रागों में शारंगदेव ने 12 राग लिए हैं, भावक्री, स्वभावक्री, शिवक्री, मकरक्री, और अधुना प्रसिद्ध वाले में रामक्री, गौड़कृति और देवक्री, ये नाम बताए। अंतिम है उपांग। उपांग वर्ग मतंग ने नहीं माना,
ये केवल शारंगदेव ने माना है। मतंग ने अपने वेद में उपांगों को नहीं लिया था। उपांग राग भी क्रियांग के ही समान रागांग के राग नियमों को भंग करके बनता है। यानी कि हम ये समझ लें कि ऐसे क्षुद्र प्रकृति के, संकीर्ण प्रकृति के राग जिनमें एक से अधिक दूसरे रागों की छाया को हम अनुकृत कर सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं, हम लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य जन मन रंजन प्रमुख है। बस लोगों को अच्छा लगने चाहिए, आकर्षित लगना चाहिए। इसमें हम एक से अधिक कई रागों का भी योजन कर सकते हैं। ये आपके हो गए रागों के वर्गीकरण। सब है कि गायब है? है मैम। अच्छा, हमें लगता है कान में लगा के हेडफोन गाना तो नहीं सुनते। नहीं मैम, ऐसा नहीं। मेरा बेटा करता ना ऑनलाइन क्लास, तो अभी छोटा है तो वो बैठ जाता है, उसको बीच बीच में झांकना पड़ता है। जी जिक्र है कि तुम गाना सुन रहे हो। चलिए, तो ये हुआ राग, राग का लक्षण, राग का वर्गीकरण, ये आपका समाप्त हुआ। और इसके साथ ही अगली क्लास कब है पता नहीं मुझे, शायद 3, 1 और 2 को शालिनी जी के, 3, 4 को है शायद। हाँ, तो उसमें हमने जो सोच रखा है निबद्ध अनिबद्ध के लिए, आयुष, हमने सोचा है निबद्ध अनिबद्ध के लिए। राहुल? जी मैम। हाँ, तो निबद्ध अनिबद्ध कराएंगे। और या आप लोगों को कुछ अलग से कुछ वो करना है, पूछना है तो आप बता दें तो वो भी बता सकते हैं। मैम रस थ्योरी वैसे पहले हो चुका है, तो अगर इसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन अगर आप कर दें तो। किस पे, किस पे? मैम रस थ्योरी जो दिया हुआ है रस के अच्छा बारे अच्छा, में। हाँ जी हाँ, ठीक है, ये ठीक है, हुआ। जी जी हो तो चुका है मैम, लेकिन थोड़ा सा एडिशन अगर इसमें अगर कुछ और हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या टॉपिक क्या है? रस, केवल रस लिखा है? नहीं मैम, रस थ्योरी। अच्छा, रस थ्योरी, अरे वाह, ठीक है। इसमें ठीक है, मैम यही लिखा है। ठीक है, ठीक है। तो रस थ्योरी और निबद्ध अनिबद्ध, हम 2 की बात हमको करनी है, ठीक है। जी मैम। ठीक, तो थोड़ा सा बस ये दिमाग में, जिस दिन रस करें, चाहे पहले रस कर लेंगे या दूसरे दिन कर लेंगे, तो दिमाग में बस ये लेकर के आना है कि प्रभु क्या है, आनंद क्या है, ब्रह्मानंद क्या है, सच्चिदानंद क्या है। ठीक है, जी मैम। इस पर जरा सा थोड़ा सा खुश होकर, प्रसन्न होकर के जब सोचोगे, लेट कर, कभी आंख बंद करके भी सोचना चाहिए, तो समझ जी में आएगा, तो अच्छा लगेगा पढ़ाने में। चलिए, रस और निबद्ध अनिबद्ध, ठीक है। जी मैम। चलिए, गाइए बजाइए, प्रसन्न रहिए, अपना काम करिए। तो जी खत्म करते हैं फिर हम, जी मैम। ठीक है। हाँ, जी लीव करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम। खुश प्रणाम रहिए, मैम। खुश प्रणाम रहिए, मैम। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। मैम।